उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को धार देने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रियंका 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए प्रियंका लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ इस वक्त प्रियंका गांधी रणनीति बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि प्रियंका यूपी में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगी या नहीं। कांग्रेस ने 2017 विधानसभा चुनाव में प्रियंका को कांग्रेस का चेहरा बनाकर यूपी भेजा था, लेकिन प्रियंका कोई कमाल नहीं कर पाई थी। कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। प्रियंका गांधी 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। लखनऊ में इस वक्त पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ रणनीति बना रही है और रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी की कोशिश यही है, प्रियंका गांधी की कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति सुधरे। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी का यह दांव चुनाव में कारगर होगा? रणनीति क्या ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हो पाएगी? इस पर राजनीतिक विशेषज्ञों की बिल्कुल नजर है। इस वक्त नगमा शेख मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए नगमा, कांग्रेस पार्टी की रणनीति को धार देने के लिए प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं लखनऊ, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है प्रियंका गांधी का कि सामने कि आखिरकार कांग्रेस को वो एकजुट कैसे करेंगी और ग्राउंड लेवल पर बेहतर परफॉर्मेंस कैसे होगा। जाहिर सी बात है धर्मराज की लगातार 32 साल होने वाले हैं जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश से एकदम गायब है, सरकार नहीं है। लोग जो है, जो कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं वो जोश नहीं आ पाता है, या ये कहें कि ज़मीनी स्तर पर जोड़ नहीं पाते हैं, लोगों को जोड़ नहीं पाते जिसका काम अब प्रियंका गांधी ने अपने हाथों में लिया हुआ है। जिस तरह से प्रियंका गांधी का, क्योंकि इससे पहले भी प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर आई तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश दिखाई दिया और उसके अलावा उसके बाद निकलना शुरू किया, जहाँ चौपालें लगी। 75 घंटे जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के नेता है, वो जनता के बीच रहे, जनता को जोड़ने की कोशिश करी। साथ ही सरकार की विफलताओं को भी गिनाए। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच गए, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको देखते हुए प्रियंका गांधी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई हैं, नेताओं से जुड़ी हुई हैं। और आज प्रियंका गांधी, क्योंकि पहला दिन है, 2 दिवसीय दौरे पर थी, लेकिन बताया यही जा रहा है कि वो कल शाम में व्यापारी मंडल से बैठक करने के बाद, व्यापारियों से बैठक करने के बाद वो रायबरेली अमेठी का भी दौरा करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रायबरेली अमेठी। चलिए नगमा मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे हैं और रुड़की में कई सारी परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास करने के बाद इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। तो में सीधे उनका जो है पैसा आएगा। हमने कहा है जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करेंगे उन योजनाओं का हम लोकार्पण करेंगे, यानी कि जो काम शुरू होंगे उन कामों को पूरा किया जाएगा। मैं हर जगह जाकर ये कह रहा हूं कि हम उत्तराखंड को आने वाले समय में, आने वाले 10 वर्षों में, हम 10 वर्षों के लिए उत्तराखंड का पूरा प्लान बना रहे हैं। सभी विभागों को हमने कह दिया है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हिंदुस्तान का हर क्षेत्र में नंबर 1 राज्य होगा। उसके लिए चाहे वो हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे सड़क का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम जैसे आज देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के अंदर, दुनिया के अंदर देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि उनके कार्यकाल में 2014 से लेकर अब तक अगर हम उनके पूरे कार्यकाल को देखें तो आपको दिखाई देगा भूतो न भविष्यति। आप यहां से दिल्ली जाने वाली सड़क देख लीजिए, अभी तो आपको रुड़की से दिल्ली जाने में 2.5 से 3 घंटे लग रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में यह दूरी जो है 1 घंटा और कम होने वाली है। हरिद्वार को जाने वाली सड़क देख रहे होंगे, ये रुड़की शहर के अंदर कितना जाम होता था। हम इस शहर के अंदर से गुजरते थे तो हमने देखा कि रुड़की शहर चारों तरफ से, एक तरफ से जाम का शहर हो गया था। आज तमाम प्रकार के बाईपास इसमें बन गए हैं।
तमाम प्रकार के जो है नई नई सड़कें बन गई हैं, नए नए पुल बन रहे हैं। ये सारा का सारा काम ये 2014 में जब से मोदी जी की सरकार बनी, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया, तो देश के अंदर एक परिवर्तन हुआ। आज हम सब लोगों को एक बात देखनी होगी, आखिर देश का भविष्य मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है पूरी तरह से। जिस प्रकार से मोदी जी आज देश के अंदर काम कर रहे हैं, एक तरफ ऐसा नेतृत्व है कि जिन्होंने देश के अंदर 60 वर्षों तक एक पार्टी का शासन रहा है, और इन 60 वर्षों में भी लगातार 55 वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा है। अब नेतृत्व के रूप में किसको चुनना है, नेतृत्व के रूप में आगे किसे देखना है, देश को आगे कौन बढ़ा सकता है, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान दुनिया के अंदर कौन बढ़ा सकता है? नरेंद्र मोदी बढ़ा सकते हैं या वो लोग बढ़ा सकते हैं जो मूली भी नहीं जानते खेत में कैसी पैदा होती है, गाजर कैसा होता है, मेथी कैसी होती है, गेहूं की फसल कैसी होती है, गन्ना कैसा होता है, धान कैसा होता है। ये हमको चयन करना होगा कि हम कौन सा नेतृत्व चाहते हैं। इस वक्त तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, और इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी को बीएसपी ने टिकट देने से इनकार कर दिया, तो अब ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादे मोहम्मद की तरफ से यानी कि AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनके तरफ से खुला ऑफर है मुख्तार अंसारी को। जहां से चाहेंगे वहीं से AIMIM उनको टिकट देगी। आज ही मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काटा है, और मुख्तार अंसारी का टिकट कटते ही एक और पार्टी मुख्तार अंसारी को टिकट देने के लिए आगे आ चुकी है। AIMIM पहले ही अतीक अहमद की पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल करा चुकी है, और अब मुख्तार अंसारी को लेकर जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ था, उस पर स्थिति स्पष्ट हो रही है कि अब मुख्तार अंसारी AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि AIMIM ने उनको टिकट देने का ऑफर दे दिया है। मुख्तार अंसारी की पत्नी ने पहले ही ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन किया था, और ओवैसी की पार्टी ने अभी कुछ दिनों पहले अतीक अहमद की पत्नी को भी अपनी पार्टी में शामिल करवाया था, और अतीक अहमद को लेकर साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हम अतीक अहमद और उनके परिवार के जितने लोग चाहेंगे वो विधायक बनना, उनको टिकट दिया जाएगा और उनको हम विधायक बनाएंगे। और अब एक और बाहुबली को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने दामन में शामिल करने जा रही है। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, ये उत्तर प्रदेश में AIMIM संभवतः जितने भी दागी हैं, जिनसे दूसरी पार्टियां परहेज कर रही हैं, अपने पैर उत्तर प्रदेश में जमाने के लिए, अपने विधायक विधानसभा में पहुंचाने के लिए, उन सबको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं अगर हम AIMIM की बात करें तो उनका उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है। ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, महान दल हो या फिर बसपा हो, ऐसी पार्टियों के साथ लगातार गठबंधन की बातें उनकी निकलकर सामने आ रही थी। हालांकि उनका उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम बाहुल्य सीट्स हैं वहां पर कहीं न कहीं अपने वर्चस्व को कायम किया जाए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उपस्थिति दर्ज की जाए, जिसको लेकर कहीं न कहीं जहां वो पहले अतीक अहमद के परिवार को शामिल करने की बात कह चुके हैं कि उनके परिवार के साथ वो खड़े हैं, और जो भी व्यक्ति उनके परिवार से जुड़ा हुआ, उनके रिश्तेदार कोई चाहेंगे तो वो उनको टिकट देंगे। तो दूसरा जरूर ये बड़ा कदम AIMIM की तरफ से उठाया गया है, जिसमें अंसारी बंधुओं को भी पार्टी में शामिल करने की बात उनकी तरफ से कही गई है। जो प्रदेश प्रवक्ता असीम वकार है, उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें यह साफ किया गया है कि अगर वो कहीं से भी उत्तर प्रदेश की किसी सीट से टिकट चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में पार्टी उनको टिकट देने के लिए तैयार है। तो निश्चित है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 2022 को लेकर जहां सभी पार्टियां लगी हैं और मुस्लिम वोटर्स के लिए लगातार, चाहे समाजवादी पार्टी हो, BSP हो या कांग्रेस हो, कोशिश कर रही, कहीं ना कहीं उस कोशिश पर पानी फेरने की कोशिश जरूर AIM प्रमुख की है।
जिसके चलते इस तरीके के बयान लगातार उनकी तरफ से आ रहे हैं। क्योंकि आज ही बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट कर ये कहा था कि मुख्तार अंसारी का टिकट जहां वो काट रही है और साथ ही किसी भी ऐसे माफिया या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को वो टिकट नहीं देंगी। उसके बाद इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं ये बताता है कि मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरीके के बयान लगातार एआईएमआईएम की तरफ से आ रहे हैं। हालांकि इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, उनसे जुड़े हुए जो वोटर्स हैं उनको अपने साथ जोड़ने की ये एआईएमआईएम ने कोशिश जरूर की है। जी एसके वाजपेयी, क्या हम मानकर चलें क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उनका पुख्ता तौर पर किसी से गठबंधन होता दिख नहीं रहा। ओम प्रकाश राजभर के साथ उन्होंने गठबंधन करने की कोशिश की, एक संगठन बनाने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी बात बहुत आगे तक बनती नहीं दिख रही है। और अगर गठबंधन बनता भी है तो दोनों में कई ऐसी चीजें क्लैश भी होंगी, क्योंकि ओवैसी के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने राजभर को लेकर कहा था कि इनसे बीजेपी की बू आती है। तो इस तरीके के कमेंट से साफ था कि वहां पर इनकी बात नहीं बन रही है। अब क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनको पैर जमाना है, तो उस पैर को जमाने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक वो किसी को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया में बने रहने के लिए और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए जो खासतौर पर चाहे वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, उनकी जो फॉलोइंग है वो उनके साथ जुड़े, उसके लिए लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं। क्योंकि निश्चित है कि इसका सीधे तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो नुकसान समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी पार्टियों का जरूर होगा। तो ये सारी रणनीति के तहत चीजें हो रही है। अगर हम देखें तो ओवैसी ने जो अपनी रैलियों की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की, अपने कार्यक्रम की शुरुआत की, वो भी अयोध्या से की। उसके बाद बाराबंकी में दूसरी जगह उन्होंने कहीं ना कहीं अपना कार्यक्रम किया जहां पर उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो उत्तर प्रदेश की मीडिया में बने रहने के लिए, राजनीति में बने रहने के लिए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी के सामने एक चुनौती खड़ी करने के उद्देश्य से इस तरीके के बयान लगातार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। हालांकि इनका कितना फायदा होगा ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कोशिश जारी है। सियासी तौर पर क्या फायदा असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को होता है ये तो चुनावी नतीजे तय करेंगे, लेकिन इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने के लिए जितने भी बाहुबली हैं, माफिया हैं, किसी से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं से दूसरे ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है तो उनके लिए अपने द्वार असदुद्दीन ओवैसी ने खोल दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर योगी सरकार में शराब माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। प्रदेश में पहली बार करीब 600 शराब माफियाओं को चिन्हित किया गया है। योगी सरकार में शराब माफियाओं पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई हो, इसके लिए बाकायदा योगी सरकार की तरफ से शराब माफियाओं को चिन्हित किया गया है। योगी सरकार में 600 से ज्यादा शराब माफियाओं को चिन्हित किया गया है और आगे उन पर कार्रवाई होगी। योगी सरकार ने शराब से हुई मौत को लेकर सख्त कदम उठाया है। देश में पहली बार आबकारी अधिनियम में संशोधन किया गया और इस संशोधन में फांसी की सजा तक का भी प्रावधान रखा गया है। पहले क्या होता था कि इस तरीके की जो शराब से मौतें होती थी उसमें बहुत कठोरतम सजा नहीं थी, जेल की सजा होती थी, लेकिन योगी सरकार ने उस कानून में संशोधन किया है और अगर किसी शराब माफिया के कृत्य से, किसी शराब माफिया के एक्शन से, अगर गलत तरीके से शराब बेचने पर अगर मौत होती है, कैजुअल्टीज होती हैं, तो इस पर मौत की सजा तक का भी प्रावधान रखा गया है। इसके लिए बाकायदा पूरे उत्तर प्रदेश में 600 से ज्यादा शराब माफियाओं को योगी सरकार ने चिन्हित किया है। पिछले कई महीनों में उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है और इन कार्रवाइयों में अगर हम देखें तो किस तरीके से योगी सरकार का शराब माफियाओं पर हंटर चला है, ये आंकड़े आप देखिए। 3421 मुकदमे सरकार में दर्ज किए गए हैं। 534 शराब माफियाओं की अब तक गिरफ्तारी हुई है। 11 माफियाओं पर कुर्की तो 367 माफियाओं पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हुई है। 101 शराब माफियाओं की 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया। 162 शराब माफियाओं पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 196 की हिस्ट्री शीटर खोली गई है। 2 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। 154 को जेल भेजा गया है। 26 अगस्त से 5 सितंबर तक 2807 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 73,660 लीटर अवैध शराब भी पुलिस ने बरामद किए हैं। 12 दिन में 1051 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसके वाजपेयी,
इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, शराब माफियाओं पर कंट्रोल करना, अंकुश करना किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इसके पीछे बड़े सारे सफेद पोश भी जुड़े होते हैं। लेकिन योगी सरकार के पिछले कुछ महीनों के अगर हम कार्रवाई को देखें तो इससे साफ है कि सरकार शराब माफियाओं को लेकर सख्त है, और जो सजा का प्रावधान उसमें जो संशोधन किया गया है, यह योगी सरकार की मंशा को भी क्लियर करता है कि वो क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घटनाएं हुई, चाहे वो सहारनपुर कुशीनगर की घटना को देखें जहां करीब 60 लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब की वजह से। उसके बाद अगर हम बड़ी घटना की बात करें तो अलीगढ़ में घटना हुई, फिरोजाबाद में घटना हुई, लखनऊ के पास बाराबंकी में घटना हुई, राजधानी लखनऊ में घटना हुई। लगातार ये घटनाएं निकलकर सामने आई, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर सख्त एक्शन लिया गया। जहां जो अधिनियम पहले से बना था, आबकारी अधिनियम, उसमें संशोधन कर ऐसे लोगों के खिलाफ फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया। वहीं अगर पिछले हम 3 महीने के पूरे सिनेरियो को देखेंगे जिसमें लगातार उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आबकारी विभाग को और पुलिस विभाग को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिसमें अब तक 600 माफिया से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जो इस तरीके कारोबार में संलिप्त थे। बड़े पैमाने पर मुकदमे हुए, करीब 3425 मुकदमे दर्ज किए गए, 534 से अधिक शराब माफियाओं की गिरफ्तारी हुई, 11 लोगों की कुर्की की गई और बड़े पैमाने पर करीब 70 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति भी जब्त की गई। बड़े पैमाने पर लाइसेंस भी निरस्त किए गए और लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई उसमें 73,660 लीटर अवैध शराब को भी उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने जब्त किया है। निश्चित है कि अगर हम पिछले 12 दिन के आप देखेंगे तो 1051 आरोपी गिरफ्तार हुए, 29 वाहन भी जब्त किए गए। ये वो कार्रवाई का डेटा है जो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो भी इस तरीके के। चलिए एसके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, फिरोजाबाद से अगली खबर है। मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं डीएम चंद्रविजय सिंह। डीएम ने मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। डेंगू और वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों से मुलाकात करके स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी डीएम ने हासिल की है। इसके अलावा व्यवस्थाओं को लेकर प्रिंसिपल और स्टाफ को डीएम ने निर्देश दिया है कि व्यवस्थाओं को बेहतर और सुचारू रूप से रखा जाए ताकि आम मरीजों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया ने जिले के ताजा हालातों पर डीएम से खास बातचीत भी की। तो उसे जानकारी की है अब तक की क्या सर स्थितियाँ चल रही हैं फिरोजाबाद की डेंगू को लेकर खासकर? हाँ, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 400 के आसपास पेशेंट हैं। इन 400 पेशेंट्स में से डेंगू के पेशेंट्स 70 मरीज हैं और इसको देखते हुए लग रहा है कि डेंगू के पेशेंट्स में लगातार कमी आ रही है। और जिस तरह से पब्लिक में थोड़ा पैनिक है, उस वजह से वायरल और बाकी जो मरीज हैं वो अस्पताल में बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो ये अच्छा साइन है कि लोग बाग जो हैं, जो मरीज हैं, उनको लगातार देखा जा रहा है कि किस क्षेत्र से निकल रहे हैं और वहाँ पे सभी एक्टिविटी हमारी सर्वेलेंस की या सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई वो सब पूरी अच्छी तरह से चल रही है। अभी एक हुमायूंपुर हमारा एरिया है जिसमें पिछले दिनों में कुछ वायरल के मरीज ज़्यादा आए हैं, तो वहाँ पे भी वृहद अभियान चल रहा है, भी रहता है। सर मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया था, उसके बाद लगातार नज़र बनाए हुए हैं आपसे, कल भी अपडेट लिया है, किस तरीके का अपडेट और क्या निर्देश किए? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल डीसी के माध्यम से भी और लगातार वो अपडेट ले रहे हैं। डेली अपडेट हम लोगों से लेते हैं कि किस तरह की परिस्थिति है, कितने मरीज हैं, क्या उनको उपचार दिया जा रहा है, उपचार की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे ठीक है, उसका फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन द्वारा भी दिया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।